जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना राजा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में जब हम नहीं पढ़ते हैं तब भी जानते हैं, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, तो शायद भारतीय इतिहास का ध्रुव तारा है, दलित पैमान नक्षत्र है, जिसके बारे में दूर दराज गांव ढाणे का बैठा हुआ अनपढ़ आदमी भी जानता है। 1000 साल के बाद भी वो पृथ्वीराज चौहान भारत की लोक कहानियों का नायक है, उसके बारे में सुना जाता है, पढ़ा जाता है, खूब सारी बातें उसके बारे में की जाती है। आज हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है वो अपने ताऊ विग्राज चतुर्थ का सच्चा उत्तराधिकारी था। जब उसका ताऊ अपने दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अंदर लगवाता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से रहित कर दिया है, पूरी तरीके से निकाल दिया, और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखे, कुछ वैसा ही करने का प्रयास उस पृथ्वीराज ने किया था। हालांकि चौहान वंश में उससे पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके थे, तो इसे हम पृथ्वीराज थर्ड कहते हैं, पृथ्वीराज तीसरा कहते हैं। ध्यान देना इस बात पर, मैंने 2 बात बोली है। एक, मैं लगातार चौथी क्लास चौहानों के बारे में होगी और मैं हर क्लास के अंदर ये कहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान का ताऊ विग्राज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान का ताऊ विग्राज चतुर्थ। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात की तरफ कि विग्राज चतुर्थ जो था उसके पिता का बड़ा भाई था। मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं जब मैं शुरू के अंदर कहता हूं कि हमें राजाओं के इन आपसी रिलेशंस के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें नहीं देखना कि अल्लट और बापा रावल किसके क्या लगते थे और बापा रावल और गोहिल के अंदर आपस में क्या रिलेशन हुआ करता था, ऐसा मैंने ही किसी क्लास के अंदर बताया होगा, पर आज मैं ही कह रहा हूं कि कृपया इनके बीच के रिलेशन का ध्यान रखना। मैं भी कभी ध्यान दिया नहीं, मैं क्लास में भी नहीं पढ़ाता था, लेकिन एक दिन किसी बच्चे ने आकर मुझे ऑफिस के अंदर पूछा कि सर विग्राज चतुर्थ पृथ्वीराज चौहान का दादा लगता था क्या? उस दिन मुझे लगा यार ये भ्रांति इसके पास में कहां से, उसने कहीं पढ़ा होगा या कहीं पर उसने बताया भी कि कहीं से उसको कौन से सोर्स से ऐसा कुछ पता चला। तो मुझे लगा कि यार कम से कम गलत जानकारी तो नहीं हो। जानकारी नहीं होना बुरी बात नहीं, गलत जानकारी होना बुरी बात हो जाती है। तो याद रहे आपके, ये पृथ्वीराज थर्ड था, इसलिए याद रहे क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि त्राइन के युद्धों से प्रसिद्ध होने वाला पृथ्वीराज चौहान वास्तव में कौन सा पृथ्वीराज था? पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज फोर्थ। अपने लोग बचपन से पृथ्वीराज 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 याद करते रहे, आज दिन तक ये तो पढ़ा ही नहीं कि था कौन सा। इन राजाओं की ये और चक्कर है, एक ही नाम के कई हो जाते, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगने और शुरू हो जाते। अपने ध्यान रखना भाई, ये तीसरा है, थर्ड है, तो ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली। अब पढ़ते हैं पृथ्वीराज थर्ड। इसका शासनकाल भी याद रखें। मैं अक्सर ये भी आपको कहता हूं कि शासनकाल भी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्रोनोलॉजी याद रखने की आवश्यकता होती है, कौन किसके बाद में। थोड़ा सा दिमाग में एक इंडेक्स रहे, थोड़ा सा दिमाग में एक फ्रेम रहे, पर यहां पर थोड़ी सी याद रखना। 1177 टू 1192 लगभग 15 साल का जो टाइम है, 15 साल ही हो गए, 3 10 7 13 2 15 साल का, 15 साल का जो टाइम है उसने शासन किया था। हम पढ़ते हैं उसके बारे में, कई चीजें मैं रिवीजन के दौरान बोल गया, आप जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं। खाना पूर्ति है फिर भी कर्तव्य की इतिश्री की जाए। इसके जो पिता थे उनका नाम सोमेश्वर, इसीलिए मैं वो मैप भी आपको बता रहा था कि शुरुआत में वो मैप देखा जाए ताकि उससे आपको कुछ पता चले। मम्मी का नाम कर्पूरी देवी, आप कर्पूर देवी भी देखते हो इनको या कर्पूरी देवी देखते हो। मैंने बताया कि वो कलचुरी वंश के राजा चेदीराज अचल राज की पुत्री थी। हालांकि खूब सारी कहानियां हमारी फोकलोर ये बताती है कि वो दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री थी। अनंगपाल तोमर जो कि दिल्ली का राजा था उसकी पुत्री हुआ करती थी, पर नहीं, हमारे कंटेम्पररी उस समय के सोर्सेज मिलते हैं, वो भी अपने वर्तमान दौर के इतिहासकार हुए, वो भी सबने कहा कि नहीं, वो पृथ्वीराज रासोक के अंदर ही ऐसी एक बात लिखी, इसके अलावा कहीं पर नहीं है, पर ऐसा नहीं हुआ था। बाकी सब सोर्सेज इसके खिलाफ जाते हैं जो उस टाइम के थे, और वो चेदी वंश के राजा थे, अचल राज थे, उनकी पुत्री हुआ करती थी। ध्यान रखना आपने कर्पूरी देवी के बारे में थोड़ा। जन्म कब हुआ? ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज थर्ड जो था वो 11 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठ गया था। कोरोनेशन कब होता है उसका? जब वो 11 ईयर्स ओल्ड था। तो बच्चों बताओ उसका जन्म कब हुआ होगा? फटाफट अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सोचिए कि 1177 में जब राजा बना है तब वह 11 साल का था,
तो अपनी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करते हुए देखिए कि उसका जन्म किस वर्ष हुआ होगा। और हाँ, कॉपी पेन नहीं लेना, अंगुलियों पे भी नहीं करना, सीधा सीधा सोचिए कितना हो सकता है। 77 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। हालांकि फिर भी कई यूज लेंगे, दूसरी चीजें देखेंगे कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। 1166 में उसका जन्म हुआ था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में जब राजा बना तो कहा गया यार छोटा है अभी, हाथों हाथ कोई संभालने वाला होना चाहिए शासन को। कौन संभाले, सोमेश्वर की जो मृत्यु हो गई तो इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी, वो शासन संभालती। कर्पूर देवी का दो या कर्पूरी देवी का दो, वो शासन संभालती। ये केवल एक फैक्ट नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी ने शासन संभाला, या कभी पहले हमने पढ़ा था कि विक्रमादित्य सांगा के जो बेटे थे उनके समय में उसकी माता कर्मावती ने शासन संभाला। सोचा जाए तो केवल याद करने की 2 लाइनें हैं कि किसकी संरक्षिका कौन थी, पैटर्न या गार्जियन कौन थी, और एग्जाम में क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे। पर इस बात से भी सोचा जाना चाहिए कि अक्सर हमारे साहित्य में, हमारी फिल्मों के अंदर जब रानियों को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो केवल नाजो नखरों उठाने वाली, महलों के अंदर रहने वाली, केवल पुरुषों के लिए भोग विलास की वस्तु होने वाली रानियां हुआ करती थी, तब सोचा जाना चाहिए कि नहीं, वे महिलाएं राजनीतिक रूप से भी उतनी अधिक निपुण एक्सपर्ट हुआ करती थी। डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, उन्हें सब कुछ आया करती थी। इसलिए अपने बेटों के वयस्क ना होने पर, मैच्योर ना होने पर, उन्होंने शासन प्रबंध बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान का इतिहास कभी मेन नैरेटिव के अंदर आ नहीं पाया। जो वास्तविक भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है उस डिस्कोर्स में उसको स्थान ही नहीं दिया गया। इसलिए अक्सर यदि किसी से पूछ लिया जाए कि कुछ ऐसी महिलाओं के नाम बताइए जो शासन प्रबंध में बहुत निपुण हुई थी, तो लोगों के पास में थोड़े अलग से नाम उनके दिमाग में रजिया सुल्तान का नाम आ जाएगा, क्योंकि वो मेन हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती। औरंगजेब की बहन जहांआरा का नाम भी सुन लेंगे, नाम उनके यहां भी सुने होते हैं, पर वो कभी इस तरफ जा नहीं पाते कि यार संरक्षिका का मतलब है वह महिला शासन संभाल रही थी उस दिनों में। मुझे भी बड़ा और अजीब लगता है कि जब कहा जाता है राजस्थान में सती प्रथा बहुत जोरों पर हुआ करती थी, तब मुझे लगता है कि यार सती प्रथा यदि इतनी प्रबल हुआ करती थी तो सोमेश्वर के मरने के बाद में कर्पूरी देवी को क्यों नहीं बांट दिया गया था, या सांगा की मृत्यु के बाद भी कर्मावती जिंदा कैसे रह गई थी। वो उदाहरण भी बहुत कम है। कभी अन्य विषय पर हम जाएंगे तब उनकी भी बात करें। हालांकि एक बात तो मैं और बताऊं तो मुझे और भी इस पर बड़ी अजीब सा लगता है कि जब हिस्ट्री पढ़ते समय हम पढ़ते हैं कि सती प्रथा बंगाल के ब्राह्मणों और राजस्थान के राजपूतों में हुआ करती थी, तब मेरा ध्यान जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी सती माता का मंदिर झुंझुनू में है, जो अपने पति तनमन दास के साथ में नारायणी देवी नामक महिला सती हो गए थे। वो अग्रवाल जाति की महिला थे। जब मैं एक और अलवर की सती माता नारायणी देवी के बारे में पढ़ता हूं और जब पाता हूं कि वो की नई जाति की महिला थे, मैं एक और मध्यकालीन संत रानाबाई जो नागौर के अंदर हरनावा गांव के थे उनके बारे में जानता हूं कि वो भी सती हो गए थे बाद में। एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हो गई थी, तब मैं जानता हूं कि वो एक जाट जाति की महिला थी। तब लगता है किस व्यक्ति ने हिस्ट्री लिखी है जो सही तरीके से हमारे राजस्थान को पोर्ट्रेट भी नहीं कर पाया। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी भाषा को रिकॉग्नाइज नहीं मिला, आपकी भाषा को राजस्थानी को कोई मानता नहीं है। इसलिए अन्य भाषाओं में जो भी सोर्स लिखे हुए थे उन्होंने उसके आधार पर हिस्ट्री लिख दी। पहली बात तो आपकी भाषा को उन लोगों ने रिकॉग्नाइजेशन दिया ही नहीं, और दूसरा आपकी भाषा में जो साहित्य लिखा हुआ था वो यह कहकर नकार दिया गया कि तो राजाओं ने दरबार में बिठाकर लिखवा लिया होगा। कोई चंद बरदाई, सूर्यमल, मिश्रण मोहनोत, नैन्सी ने जितना भी लिखा, कहा गया कि ये तो राजा अपने दरबारियों से लिखवा लिया करते थे। तब मेरे समझ में नहीं आता कि अबुल फजल और अमीर खुसरो का इतिहास अमेरिका से आयात थोड़ी किया गया, वह भी तो किन्हीं राजाओं ने अपने दरबार में बैठकर लिखवाया ही होगा। पर आप उधर कंसिडर करते हो, इधर वाले को कंसिडर नहीं कर पाते हो। खूब सारी बातें हैं। तो ये वो महान महिलाएं थी कर्पूरी देवी ने, ये तो याद रखे जाने चाहिए। सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जब
विमेन एम्पावरमेंट की बात लेके आते हैं, तब उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने कभी कर्पूरी देवी और कर्मावती का नाम भी सुना है? तुम कभी पन्ना दया और अमृता देवी बिश्नोई के बारे में जानते भी हो कि वो महिलाएं कौन थी? थोड़ी आपको अच्छी सी इंग्लिश आती है और थोड़े आप अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए हो, क्योंकि आपको इकोसिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंस मिली भी है, वहां पर आप घुसे हुए हो, मुंह से जो विश वमन करना होता है वो कर देते हैं लोग उठकर, बिना पढ़े जाने। ये बातें भी अलग है भाई, देखने वाली बात है। कर्पूरी देवी अपने पुत्र के शुरुआती शासनकाल में 1 साल तक 1177 से 78 तक का जो टाइम है, उसने कहा नहीं, थोड़ा टाइम दिया जाए, इसको सिखाया जाए सब कुछ, और फिर ये अपने हैंड ओवर कर देंगे इसके शासन। कुछ मंत्री थे जिन्होंने वाकई इस दौर के अंदर चौहान राज्य की बहुत अधिक सेवा की, उनके नाम भी याद किए जाने चाहिए। एक दाहिमा राजपूत हुआ करता था, कदम्बवास, जिसे हम केमास के नाम से भी जानते हैं, उसे प्रधानमंत्री बनाया गया था, शाहबाज। कर्पूरी देवी चाचा भुवन मल को बनाया गया कि सर आप भी संभालिए, क्योंकि सोमेश्वर खुद गुजरात से आए थे, तो कुछ गुजराती मंत्री भी यहां पर हुआ करते थे। स्कंद, वामन, सोड नाम के कुछ गुजराती मंत्री भी थे। याद रहे, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, कदम्बवास और भुवनमल किसके राज्य के प्रमुख मंत्री थे, या किसके प्रारंभिक शासनकाल के अंदर उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो पृथ्वीराज थर्ड के शासनकाल के अंदर। तो क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे खुद से जुड़ी हुई सारी बातें एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, तो उनको लगता है थोड़ा इतर, थोड़ा साइड के अंदर जाके उसके इधर उधर जो चीजें बिखरी हुई वहां से क्वेश्चन निकाल लिया जाए। तो ये कोई क्वेश्चन निकाले तो याद रहे, कदम्बवास और भुवनमल का नाम तो पक्का ही याद रखें, स्कंद, वामन और सोड के नाम भी याद कर लिए जाए। गुजराती मंत्री थे जो सोमेश्वर के साथ वहां से आए थे। नॉर्मल शुरुआती जानकारियां, पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी था। बड़े राजाओं के पिता माता का नाम पूछ लेते हैं, मेरे द्वारा पहले कभी बताया गया होगा कि मुझे याद है 2012 के मेंस में उन्होंने 15 शब्दों में क्वेश्चन पूछ लिया था, कुंभा के पिता का नाम बताइए। हालांकि लिखना तो एक ही शब्द में था, मोकल, पर उन्होंने वो ऐसा कुछ पूछ लिया था, तो याद रहे आपके। मम्मी का नाम कर्पूरी देवी, बताया हुआ कौन क्या थी, जन्म 1166 ईस्वी में हुआ, तो 11 वर्ष की उम्र में राजा बना, इसलिए उसकी माता कर्पूरी देवी शुरुआत के अंदर उसकी पैटर्न बनती है, गार्जियन बनती है 1 साल तक। और कदम्बवास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोड जैसे मंत्रियों की सहायता से पृथ्वीराज चौहान या कर्पूरी देवी अपने शासन को संभालती है। आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान का फोटो खूब आपने देखा ही होगा ज्यादातर। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा, देखो आपको, पृथ्वीराज चौहान जब राजा बनता है तो उसके सामने 3 समस्याएं हैं। सिंपल देखना, आप ध्यान देना, 3 समस्याएं। घर में उसके कुछ दुश्मन है, उनसे निपटना है। पड़ोसियों में उसके कुछ दुश्मन है, उनसे निपटना है। विदेशियों में उसके कुछ दुश्मन है, उनसे निपटना है। इन हाउस, नेबरिंग स्टेट्स, फॉरेन स्टेट्स, इन तीनों के साथ में उसके पंगे हैं, कहीं ना कहीं रिफ्ट है इनके साथ में, यहां पर उसको कुछ ना कुछ करना है। घर में कौन? तो उसके जो भी कजन है, उसके जो भी चचेरे भाई हैं, अभी हम बात करेंगे कौन वो पंगे ले रहे हैं। कई ट्राइबल ग्रुप से वो पंगे ले रहे हैं। कौन से ट्राइबल ग्रुप अभी हम पढ़ लेंगे। पड़ोसियों में कौन? यूपी एमपी के बॉर्डर पर फैला हुआ बुंदेलखंड का इलाका, जिसके अंदर कभी जजाक, भुक्ति और महोबा नाम के स्थान आया करते थे, जो कभी चंदेलों की रणभूमि हुआ करता था, वो चंदेल। उनके टच करता हुआ कन्नौज का गहडवाल वंश, तो वो गहडवाल। और वे गुजरात के चालुक्य जो कई वर्षों से चौहानों के साथ में लोहा लेते आ रहे थे, जिनका संघर्ष कभी चंदन राज के समय में शुरू हो गया था, अरुणोराज के टाइम में, विग्रह चतुर्थ के टाइम में हम उस संघर्ष को और बढ़ावा पाते हैं। इन तमाम लोगों से उसको निपटना था। वे तुर्क जो खूब समय पहले से यहां पर आने लग गए थे, जिन्हें कभी अरुणोराज ने यहां से हराकर भगा दिया था, विग्रह चतुर्थ जिनके बारे में घोषणाएं करके जाता है, वे गजनी की यामिनी वंश के राजा, उनसे भी उसे निपटना था।
गजनी अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है। तो कहां कहां निपटना उसे? अपने घर में, अपने कजन से, कुछ ट्राइबल ग्रुप से, अपने पड़ोसियों, यूपी एमपी वाले चंदेल, यूपी के गहडवाल और गुजरात के चालुक्य, और अफगानिस्तान में गजनी नाम के स्थान के जो राजा थे उनसे निपटना था। कौन कौन थे वो लोग, अभी हम बात करते हैं। शुरुआती थोड़ा सा दिमाग में रहे तो कभी आंसर लिखते टाइम ये फ्रेम दिमाग में रहेगा तो सारी बातें लिख पाएंगे, वरना कोई निकल जाएगा दिमाग में आपसे। वापस वो चित्र याद कीजिए आप, जो मैंने शुरुआत में अरुणोराज की रानियों के बारे में बताया था। तो बताया था अरुणोराज की मारोट की जोया राजकुमारी सुधवा से उसे जगदेव और आपके पृथ्वीराज विग्रह चतुर्थ नाम के दो बेटे थे। विग्रह चतुर्थ के नीचे मैंने उसके दो बेटे बताए थे, अपरगंगे और नागार्जुन। अपरगंगे हालांकि विग्रह चतुर्थ के बाद राजा बनता है, लेकिन जगदेव का बेटा पृथ्वीराज उसे हटाकर खुद राजा बन जाता है, जिसकी घोषणा वो अपने रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अंदर कर देता है। अब चूंकि पृथ्वीराज खुद छोटा था, इसलिए उन्हें एक बार फिर मौका मिला सर उठाने का, और अपरगंगे और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। चचेरे भाई हैं, कजन है उसके पृथ्वीराज चौहान के। पहले अपरगंगे विद्रोह करता है, पहले राजा रह चुका था थोड़े टाइम के लिए, तब पृथ्वीराज सेकंड ने उसे हटा दिया था। पृथ्वीराज थर्ड के टाइम में उसे लगा कि हाँ, अपना नंबर कब आएगा, यूं तो दूसरे बनते ही जाएंगे, और उसने विद्रोह किया। और कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ में उसकी छोटी मोटी झड़प होती है, जिसमें वह लड़ता हुआ मारा जाता है। कालांतर में उसका छोटा भाई नागार्जुन विद्रोह कर देता है, गुड़गांव को अपना मुख्य केंद्र बनाकर। किसी टाइम में गुड़गांव था, अब उसका नाम बदलकर हमने गुरुग्राम कर दिया है। हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे महाभारत के कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का स्थान था, उन गुरु का स्थान था, इसलिए हम उसको गुरुग्राम कहने लगे। इस गुरुग्राम को नागार्जुन ने अपना मुख्य केंद्र बनाया और यहां पर उसने विद्रोह कर दिया। उसे लगा कि पृथ्वीराज चौहान छोटा है, उसके सेनापति भी यत्र तत्र थे, वहां पर अजमेर के अंदर थे नहीं। वो गुड़गांव के किले पर कब्जा करके, उस जगह पर कब्जा करके आसपास में दहाड़े मारने शुरू करता है। पृथ्वीराज चौहान बिना अपने सेनापतियों की प्रतीक्षा किए हुए गुड़गांव पहुंचता है। कहते नागार्जुन तो आने की सूचना पाकर ही वहां से भाग गया था। नागार्जुन के किसी सेनापति देवभट्ट ने पृथ्वीराज को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पराक्रमी को कौन रोक पाता, और पृथ्वीराज चौहान गुड़गांव पर वापस कब्जा कर लेता है। भयंकर खून खराबे वाले युद्ध के बाद में दुश्मनों को मारकर पृथ्वीराज चौहान वापस अजमेर आ जाता है। तो पहले अपरगंगे विद्रोह करता है, फिर नागार्जुन विद्रोह करता है। तो याद रखना, ये दोनों उसके कजन थे। नागार्जुन के लिए कहा जाता है कि बाद में कहीं भाग गया था और किसी दूसरे राजपूत राजा के दरबार में रहा था, पर अपने को उसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर उसने अपने दो चचेरे भाइयों, दो कजन्स के विद्रोह को दबा दिया था, अपरगंगे और नागार्जुन के विद्रोह को दबाया था। याद रहेगी, ये तो उसके घर की बातें चल रही। इसी समय एक जनजाति भंडानक नाम का एक ग्रुप है, जिनको किसी समय विग्रह चतुर्थ भी हरा चुका था, लेकिन विग्रह चतुर्थ ने उनका समूल नाश नहीं किया था। ये भंडानक किसी टाइम पंजाब के सतलज वाले इलाके के अंदर रहा करते थे, सतलज रीजन में रहा करते थे। बाद में वहां से एक ग्रुप आगे बढ़ा और ये आगे बढ़ के यही इसी गुरुग्राम और हरियाणा में एक जगह और पड़ती है हिसार, इन क्षेत्रों में आ गया था। और अब इन लोगों की लूटपाट अलवर, भरतपुर और मथुरा के अंदर होने लग गई थी। अब ये लोग अलवर, भरतपुर और मथुरा में लूटपाट और कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान इस बात को कैसे सहन कर पाता कि उसके राजधानी क्षेत्रों के आसपास में कोई लूटपाट करता हुआ मिले। 1182 में पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर भंडानकों का दमन करने के लिए जाता है और भंडानकों को पूर्ण रूप से समाप्त करता है। कंटेम्पररी राइटर जिनपति सूरी इसका वर्णन करते हैं। जिनपति सूरी ने इसका वर्णन किया। दो बातें याद रखने कि भंडानक पहले सतलज प्रदेश में रहते थे, कालांतर में गुरुग्राम और हिसार पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, या उन क्षेत्रों में ज्यादा हावी हो गए थे, और अभी मथुरा, अलवर और भरतपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में भी लूटपाट या उपद्रव किया करते थे, अनरेस्ट किया करते थे। पृथ्वीराज चौहान इनको सप्रेस करता है। कंटेम्पररी राइटर जिनपति सूरी इसका वर्णन करता है। ये सब मामला 1182 का है। घर की प्रॉब्लम सुलझाई, कजन्स का वाला जो अपरगंगे नागार्जुन वाली प्रॉब्लम थी वो क्लियर की, और जो भंडानकों वाली प्रॉब्लम है वो क्लियर की। अब आगे पड़ोसियों के साथ में क्या चल रहा है देखते हैं।
यूपी और एमपी वाला जो मिला जुला इलाका है, जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं, झांसी एग्जैक्टली याद रखे तो आपके झांसी के आसपास वाला जो इलाका है, इसीलिए हम झांसी की रानी के बारे में जब सुनते हैं तो हम कहते हैं कि बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड इलाके के अंदर पड़ती है, इसलिए बुंदेलों के मुंह से हमने वो कहानियां सुनी थी। उस इलाके में चंदेलों का राज हुआ करता था, महोबा क्षेत्र पड़ता था, उनका मुख्य इलाका था, चंदेल राजा थे, और चंदेलों के राजा हुआ करते थे परमार्दी देव। परमार्दी देव चंदेल राज थे, चंदेलों के राजा थे, और महोबा पर उनका अधिकार था। महोबा, जेजाक, भुक्ति, बुंदेलखंड, इस इलाके पर उनका कब्जा हुआ करता था। चंदेलों के परमार्दी देव ने एक बार कोई पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। ऐसी कोई बात है कि उसके सैनिक कहीं से मिलिट्री कैंपेन के बाद में लौट रहे थे, कुछ सैनिक घायल थे, वो पीछे रह गए थोड़े, बाकी वाले उनको लेके जा रहे थे। चंदेल राज परमार्दी देव को जब पता चला तो उसने उनको मरवा दिया। पृथ्वीराज चौहान इसका बदला लेना चाहता है। उसी 1182 में, जिस साल उसने भंडारकों का दमन किया था, वह महोबा पर आक्रमण कर देता है। एक प्रचंड भयंकर युद्ध के बाद, प्रचंड या भयंकर के लिए हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द होता है तुमुल, तो तुमुल यहां जगह का नाम नहीं है, तुमुल भयंकर युद्ध के बाद, तुमुल युद्ध के बाद, उस प्रचंड युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान परमार्दी देव चंदेल को हरा देता है। कि कहानियां उस समय के कंटेम्पररी राइटर या उसके बाद के राइटर्स ऐसे बताते हैं कि परमार्दी देव चंदेल ने अंतिम समय में तो जब वो हार रहा था, अपने मुंह के अंदर तिनका लिया, घास का तिनका लिया और माफी मांगी कि मैं तेरी काली गांव। पहले से कहते थे कि यूं किसी को माफी मंगवाना होता तो कहते मुंह में तिनका लेके माफी मांग ले तो हम तेरे को छोड़ देंगे। माफी मांगी, काली गाय यूं आजाद छोड़, आइंदा से नहीं करूं। तब पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़कर आया था। इस युद्ध में याद रखने वाली बात यह नहीं है कि परमार्दी देव चंदेल हार गया था, पृथ्वीराज चौहान ने हमला किया था। वास्तव में हम इस युद्ध को दो बहादुर सेनापतियों के लिए याद करते हैं, जो कि परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। दो बनाफर राजपूत थे वहां के, आल्हा और उदल। बनाफर सामंत थे, ये आल्हा और उदल के लिए जाना जाता है युद्ध। कई इतिहासकार कहते हैं कि आल्हा और उदल दोनों उस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। कई कहते हैं कि नहीं, उदल उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, और आल्हा हालांकि घायल होने के बाद बच गया था, पर हार के समाचार सुनने के बाद उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ और आल्हा बाद में संन्यास धारण कर लेता, कहीं और चला जाता है। आल्हा की गिनती उन चिरंजीवियों में की जाती है जिनके लिए सनातन धर्म कहता है कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनकी आज दिन तक मृत्यु नहीं हुई, जो आज भी विचरण करते रहते हैं। हमेशा मानते हैं कि हनुमान जी की मृत्यु हुई नहीं थी, हनुमान जी चिरंजीव है, हनुमान जी इधर उधर विचरण करते हुए आज भी घूमते रहते हैं। हमेशा मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी हिमालय के पहाड़ों के अंदर विचरण करता है। हम ये भी मानते हैं कि गोपीचंद भर्तृहरि आज भी जोगी का रूप धारण किए हुए, सन्यासी का रूप धारण किए हुए गांवों के अंदर घूमते रहते हैं। हम वैसा ही मानते हैं कि आल्हा भी उन सप्त चिरंजीवियों के अंदर गिने जाते हैं और अभी भी घूम रहे हैं। पर अपने याद रखना कि उसमें जो सेनापति थे वो आल्हा और उदल थे, और लड़ते हुए मारे गए थे उस युद्ध के अंदर। वास्तव में युद्ध आल्हा और उदल की वीरता के लिए जाना जाता है, आल्हा और उदल की जो पराक्रम बहादुरी थी उसके लिए याद किया जाता है। आप और इस बात को नोटिस कीजिए, हमने अक्सर उन योद्धाओं को याद नहीं किया है जो युद्ध के मैदान में जीते हो। हमने अक्सर उन योद्धाओं को याद किया है जो भले ही हार गए हो, लेकिन एक बड़ी जंग देखते हुए भी, एक बड़ी आर्मी देखते हुए भी जिन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए, लड़े थे। हमारे लिए संघर्ष करने वाले लोग ज्यादा महान रहे हैं। इसलिए आप गौरा और बादल को याद करते हो जो कि युद्ध हार गए थे, आप जेता और कुंपा को याद करते हो, वे भी युद्ध हार गए थे। आप आल्हा और उदल की गीत आज भी शताब्दियों बाद गाते हो, जबकि वो दोनों युद्ध हार गए थे। मुझे नहीं लगता कि जो आल्हा और उदल के बारे में यूं पढ़ते हैं उनको पता भी होगा कि वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े थे, या वो गीत भी गाते होंगे तो उन्हें पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज्यादा रस होता होगा और आल्हा और उदल को कम महत्व देते होंगे। नहीं, वहां पर हमारे लिए आल्हा और उदल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां के लोग ही कुछ ऐसे थे, सिद्धांतों पर मर मिटने वाले लोग हुआ करते थे, कि नहीं, ये नहीं देखना कि क्या है आगे क्या नहीं है, लड़ लिया करते थे, लड़ना जानते थे, मरना जानते थे। इसीलिए एक बाद में किसी राइटर ने कहा कि राजस्थान के लोग लड़ना जानते थे, मरना जानते थे, जीतना नहीं जानते थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनको लगता था कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए, जैसे गीता के अंदर लिखा गया, स्वधर्म ये कहता है कि योद्धा को युद्ध करना चाहिए, फल की चिंता नहीं की जाए, निष्काम कर्म नाम की भी कोई चीज होती है। तो आल्हा और उदल याद रहे भाई आपके कि क्या थे क्या नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान यहां पर कब्जा करता है, महोबा पर कब्जा कर लेता है, और अपने एक सेनापति पंजुन राय को यहां का केयर टेकर बना देता है।
आप हिंदी में कहो तो ये लिख लो, इसको प्रशासक बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, केयर टेकर बना दिया गया। पंजुन राय को केयर टेकर बना दिया गया था। तो 1182 में उसने महोबा पर हमला किया। महोबा के चंदेल राज परमार्दी देव को एक तुमुल युद्ध के बाद हरा दिया गया। आला और उदल परमार्दी देव चंदेल के जो बहादुर सेनापति थे, जो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, और पृथ्वीराज चौहान ने अपने पंजुन राय नामक व्यक्ति को वहां का केयर टेकर बनाकर अपॉइंट कर दिया था। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कहा जाता है कि चालुक्यों के साथ में चूंकि पहले ही नहीं बन रही थी, चौहानों की और चालुक्यों के बीच का संघर्ष पूरा ना था, इस समय जो गुजरात का चालुक्य राज था, गुजरात के जो चालुक्य राजा थे वो थे भीम सेकंड। कहा जाता है उस समय आबू पर परमारों का राज था, और आबू की एक परमार राजकुमारी थी जिसका नाम था इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी नाम करके परमार राजकुमारी हुआ करती थी। गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड उस सुंदर राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। ऐसी इच्छा रखते थे कि मेरी शादी इच्छिनी देवी से हो जाए। ऐसे ही कुछ डिजायर पृथ्वीराज चौहान रखता था। नया नया राजा बना हुआ, बहुत कम एज का व्यक्ति, बुद्धिमान, बलशाली, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सम्राट क्यों नहीं आकर्षित होगा? और कहते पृथ्वीराज चौहान इच्छिनी देवी से जाकर विवाह कर लेता है। इस बात पर भीम सेकंड नाराज हो जाता है, वह हमला कर देता है। नागौर के आसपास में 1184 के अंदर युद्ध होता है। लंबा चलता है, 2-3 साल का वॉर है। शुरुआती संघर्ष में कभी सेना आई, कभी इधर वाले हारे, कभी उधर वाले हारे। फाइनली पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली पड़ा उसके अंदर, और गुजरात वालों को संधि करनी पड़ी थी। भीम सेकंड ने अपने किसी एक मंत्री जगदेव प्रतिहार को भेजकर संधि करवा ली थी। जगदेव प्रतिहार संधि करवाता, इसलिए कई जगह इस युद्ध का सन 1184 मिलता है, कई जगह किसी किताब में आप 1187 पढ़ लेंगे, पर वास्तव में वो 2-3 साल का संघर्ष है बीच का। फाइनली चालुक्यों को हरा देता उस युद्ध के अंदर भी, और वो जगदेव प्रतिहार संधि करवाता। जगदेव प्रतिहार चालुक्यों का आदमी है, उनका एक मंत्री है, उसने ये संधि करवा दी थी। कहानी तो यही है कि वो इच्छिनी देवी की वजह से युद्ध हुआ था, पर ऐसे होते नहीं, लुगाइयों के लिए आक्रमण नहीं किए जाते। बड़ा रीजन यह था कि चालुक्यों की सीमा नाडोल तक आया करती थी, और अजमेर के चौहानों की सीमा भी नाडोल को छूती थी। इसलिए नाडोल के आसपास वाले इलाके तक उन दोनों की बाउंड्री आपस के अंदर छू रही थी। कोई भी दो राजा होंगे वो अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे, और गुजरात के चालुक्य नरेश भीम सेकंड अपने राज्य की सीमाओं को शाकंभरी के पार ले जाना चाहते थे। जब आप शाकंभरी की तरफ बढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे आपको पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये भी रीजन माना जाता है कि दोनों की सीमाएं टच करती थी, इस वजह से भी दोनों के अंदर युद्ध हुआ है। जो भी हुआ अपने याद रखने वाली बात इतनी, प्रारंभ में कोई नागौर के पास में युद्ध हुआ था इनका 1184 में, फाइनली 1187 में इनके बीच में संधि हो जाती है। जगदेव प्रतिहार वो संधि करवाता है। युद्ध का एक कारण गुजरात की आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी को माना जाता है। इसका मतलब यूपी एमपी वाले बॉर्डर के ऊपर जो चंदेल रहते हैं उनके साथ पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी, उनको वो हरा के आता है। इधर गुजरात में जो चालुक्य रहते हैं उनको भी हरवाता है, और बाद में वो संधि कर लेता है वहां पर। अब हम फिर एक नया डिस्प्यूट करते हैं। कन्नौज कभी उत्तर भारत की चाबी हुआ करती थी, गंगा के मैदान की कुंजी हुआ करती थी, और वहां पर एक गहडवाल नरेश राज कर रहे हैं इस समय, जयचंद, जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि इन्हीं के पिता विजय चंद ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे जयचंद जी ने बाद में पूरा करवाया था। चौहानों का राजा इस समय पृथ्वीराज है। इनके बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है। हम पढ़ें कि क्या कारण रहे होंगे इस डिस्प्यूट के, क्या कोजेस है, रीजंस है, चौहानों गहड वालों के बीच के अंदर ये दुश्मनी क्यों है। एक तो ये कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों पर आक्रमण किया था, परमार्दी देव चंदेल पर जब उसने महोबा पर आक्रमण किया था, उस समय जयचंद ने चंदेलों की सहायता की थी। आला और उदल पहले परमार्दी देव चंदेल से किसी समय नाराज होकर जयचंद के दरबार में चले गए थे। पृथ्वीराज चौहान वाले हमले के समय परमार्दी देव चंदेल अपने सेनापतियों को बुलाता है, तो वे जयचंद के दरबार से आए थे, और जयचंद ने भी उस समय सहायता की थी। तो एक तरीके से चौहानों के खिलाफ चंदेलों और गहड वालों का गठबंधन था। इसलिए पृथ्वीराज को स्वाभाविक रूप से शत्रु नजर आते थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर यदि दुश्मन का दोस्त है तो वो भी तो अपने आप में दुश्मन हो जाएगा। एक कारण यह भी है कि
चंदेल गहड वालों के बीच में कोलेब्रेशन हो रहा था, चंदेल गहड वालों के बीच में अलायंस बन रहा था एक। फिर दोनों प्रतापी सम्राट थे, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वीराज चौहान भी चाहता था कि वो कन्नौज पर अधिकार कर ले, इधर आपके जयचंद भी चाहता था कि वो एक बड़ी भूमि पर अधिकार करे। एम्बिशंस थे। एम्पायर एक्सपांशन पॉलिसी जो थी, साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, वो भी कहीं ना कहीं दोनों को टच कर रही है। और राजाओं के बीच युद्ध का एक बड़ा कारण ये साम्राज्य विस्तार हुआ करता था, एम्पायर एक्सपांशन की पॉलिसी हुआ करती थी। हालांकि एक कहानी जो कि पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई सुनाते हैं, वो सुनाते हैं कि दिल्ली के राजा हुआ करते थे अनंगपाल तोमर, और अनंगपाल तोमर की एक बेटी की शादी तो सोमेश्वर के साथ में की हुई थी, जिसे पृथ्वीराज पैदा हुआ था, और उनकी किसी एक दूसरी बेटी की शादी कन्नौज नरेश विजयचंद के साथ में की हुई थी, जिनका बेटा हुआ था जयचंद बाद में। और वो ऐसा बताते हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज दोनों इस मामले में मौसेरे भाई लगा करते थे। और अनंगपाल तोमर की कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे, वो बेटा नहीं था उनका, इसलिए उनको किसी ना किसी को तो अपना राज्य देना था। इसलिए स्वाभाविक सी बात थी कि अपने बेटी के बेटों अर्थात दोहितों को राज्य प्रदान करेंगे, और उन्हें इस मामले में जयचंद के मुकाबले पृथ्वीराज ज्यादा योग्य बहादुर लगा। हो सकता है पृथ्वीराज चौहान ने जाके पैर वेर थोड़े ढंग से दबाए हो नाना जी के, इसलिए उन्होंने दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को दे दी थी। इसलिए जयचंद उनसे नाराज था कि दिल्ली उसे मिलनी चाहिए थी, जबकि दिल्ली पृथ्वीराज को मिल गई। हालांकि ये बाकी सब इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे चंद बरदाई थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, और वास्तव में अनंगपाल तोमर की बेटी नहीं थी कर्पूरी देवी, क्योंकि बाकी सब सोर्सेज कहते हैं कि कर्पूरी देवी चेदीराज अचल राज की पुत्री थी, जो कि कलचुरी वंश के राजा थे, उनकी पुत्री हुआ करती थी कर्पूरी देवी। हाँ, एक संभावना यह हो सकती है कि चेदी वंश के कलचुरी वंश के राजा अचल राज और दिल्ली के अनंगपाल तोमर के बीच में कोई रिश्तेदारी रही हो, कि जैसे मम्मी के ननिहाल वाले भी तो अपने ननिहाल वाले लग जाते हैं, उनको भी तो अपने नाना जी टाइपन बोलते हैं। तो अनंगपाल तोमर वैसे कर्पूरी देवी का कोई रिश्तेदार हो सकता है, अचल राज का कोई रिश्तेदार हो सकता है, और उसने कोई पृथ्वीराज चौहान को राज्य दे दिया। पर इसमें फिर एक समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या ये है कि हम तो कहते हैं कि दिल्ली वाला जो प्रदेश था विग्रहराज चतुर्थ ने बहुत पहले जीत लिया था, और दिल्ली उस समय अजमेर का एक ठिकाना बनकर रह गई थी। तोमर जो थे वो चौहानों की सब्जुगेशन के अंदर आते थे, इनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया करते थे, तो वो तो था, इनका ही इलाका हुआ करता था। हाँ, ये जरूर है कि अनंगपाल तोमर के पुत्र नहीं रहा होगा, इसलिए बाद में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर खुद का ही कब्जा कर लेता होगा, तोमरों का शासन ही वहां से खत्म कर देता होगा। पर कुल मिला के कहानी को किधर से किधर भी मोड़ा जाए, कैसे भी उसको मान लिया जाए, पर टसल दिल्ली को लेकर तो है। दिल्ली पर अधिकार का सवाल है कि दिल्ली पर कौन कब्जा कर लेगा। ये पृथ्वीराज भी चाहता है, ये जयचंद भी चाहता है, या पृथ्वीराज ने कब्जा कर लिया तो जयचंद भी यह चाहता है। एक रीजन दिल्ली भी थी, दिल्ली पर अधिकार को लेकर। दिल्ली पर अधिकार को लेकर भी विवाद था। एक और बात जो कि हमें कहानियों के अंदर सुनाई जाती है, वो यह है कि जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी, संयोगिता। जयचंद की संयोगिता नाम की एक पुत्री थी, और ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को प्यार करती थी, वह पृथ्वीराज चौहान पर फिदा थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब ही उसके पिता जयचंद को यह बात पता चली, तो कोई पिता इस बात को तो कैसे स्वीकार कर पाए कि उसकी पुत्री उसके दुश्मन से प्यार करती है। पर ऐसे में क्या किया जाए, पता चल जाए कि भाई वो अड़ी हुई कि मैं पृथ्वीराज से शादी करूं। गांव में, घरों में हम इधर उधर आसपास में जब देखते हैं कि ऐसा कोई मैटर आता, घर वालों को लगता है फटाफट और किस शादी कर दो। पर उस समय राजकुमारियों की यूं शादियां होती नहीं, कहते सममवर रचे जाते थे। तो राजा जयचंद ने एक सममवर का आयोजन किया, स्वयं खुद वर पति का चुनाव करेगी। भारत के तमाम राजकुमारों को पीले चावल भेजे गए कि अपने रिज्यूम के साथ में हाजिर हो, राजकुमारी संयोगिता सममवर में आप में से किसी एक वर का चयन करेगी। पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर उस सममवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया, बाकी सबको बुलाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जयचंद इससे भी थोड़े आगे बढ़े और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की स्टेच्यू बनवाई। उस स्टेच्यू को वहां पर खड़ा कर दिया जहां पर गेट कीपर खड़ा होता है, जहां पर स्लीपर खोलते हैं लोग, चप्पलें खोलते हैं, जूते उतारते हैं आकर। इसके माध्यम से जयचंद ये संकेत देना चाहते थे, सिंबल देना चाहते थे, बताना चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान की औकात, उसकी हैसियत केवल मेरे गेट कीपर की है, राजकुमारी से शादी की बात तो बहुत दूर की है।
बाकी सब राजकुमार पंडाल के अंदर बैठे हुए, पृथ्वीराज चौहान की बाहर मूर्ति खड़ी हुई, राजकुमारी संयोगिता के हाथ में वरमाला दी गई और उनको कहा गया कि ये तमाम राजकुमार जो है आप इनका परिचय प्राप्त कीजिए, इनमें से जो भी आपको पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल दीजिए। राजकुमारी संयोगिता एक एक से पूछती है कि पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, मेवाड़ मारवाड़ दोनों कंप्लीट है क्या, करंट भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, साथ में पॉलिटी वाले टेस्ट की तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है, शाम को लाइव क्लास में आते हो कि नहीं आते हो। तो जो शाम को लाइव में नहीं आते थे उनको तो वैसे ही उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा नहीं, इन लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है इनका। फिर जो लाइव में भी आता था, जिसके टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते थे, जो नोट्स भी खुद बनाता था, पीडीएफ का इंतजार नहीं करता था, हाँ जो पीडीएफ करते रहते थे उनको भी उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं, इनमें से तो किसी आदमी को नहीं लूंगी। स्वावलंबन नाम की भी कोई चीज होती है और उसको कहते हैं पांडाल में कोई पसंद नहीं है। उसने कहा सब निकमे, सब में कमी है, कोई लाइव में नहीं आता होगा, कोई पीडीएफ मांगता होगा। और कहते हैं कि संयोगिता बाहर निकली और उसने पृथ्वीराज चौहान की जो स्टेचू लगी हुई थी उसके गले में माला डाल दी। आगे की कहानी कुछ यूं है कि इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान अपनी आर्मी लिए हुए बाहर छुपा हुआ था, बाहर खड़ा था। संयोगिता पहले ही उसके पास मैसेज भेज चुकी होगी और पृथ्वीराज चौहान वहां से संयोगिता को लेकर अपने घोड़े पर फरार हो जाता है। जयचंद की सेना को जब पता चलता है उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान की सेना के खूब सारे लोग जगह जगह पर उनका मुकाबला करते हैं और अपने राजा को इतना समय देते हैं कि वो दिल्ली पहुंच जाए। तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री को बलपूर्वक वहां स्वयंवर से लेकर आ जाता है और शादी कर लेता है उससे। संयोगिता जो कि जयचंद की बेटी थी उसे भी इनके बीच का एक कारण माना जाता है। हालांकि फिर अपने ओझा जी हुए या बाकी जो भी इतिहासकार हुए तो उन्होंने कहा यार ये प्रेम कहानियां हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए किसी ने कहानी ऐसी कोई गढ़ी और धीरे धीरे बातों के माध्यम से आगे बढ़ती चली गई। बाकी चीजें जल्दी से लोगों के समझ में नहीं आती, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाती है, लोगों का कहीं जुड़ाव महसूस होता है खुद का, तो ये प्रेम कहानी पॉपुलर हो गई। बाकी इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट नाम की कोई चीज नहीं। पर कालांतर में अपने दशरथ शर्मा जिनकी बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज है, गोपीनाथ शर्मा एक वो जिन्होंने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ में की थी, चिंतामणि विनायक वैद्य, इन सब ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है। ये जो संयोगिता वाली लव स्टोरी है इसको स्वीकार किया। कोई ये पूछ लेगा कि संयोगिता की प्रेम कहानी को एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट कौन कंसिडर करता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं, गोपीनाथ शर्मा करते हैं, सीवी वैद्य करते हैं, कौन नहीं करता? तो इनके अलावा नहीं करते। बाकी वाले जो होते उनके नाम अपने को क्यों याद करना है? तो चौहानों और गहड वालों के बीच में डिस्प्यूट के क्या क्या कारण थे? तो गहडवाल चंदेलों को सपोर्ट कर रहे थे, दोनों राजा अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, इसमें दोनों की कहीं ना कहीं एक दूसरे के कांटे बने हुए थे। दोनों दिल्ली पर अधिकार को लेकर आपस में टसल चल रहा था और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। जयचंद इस बात को कैसे सहन कर पाता? और जयचंद की पुत्री संयोगिता जो थी उससे पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज चौहान उससे शादी कर लेता है। जयचंद इस बात से भी उससे खफा था। इसके आधार पर कालांतर में हालांकि एक फैक्ट और बताया जाता है कि इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि ये फैक्ट भी बहुत बाद के अंदर जोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसी कोई बात भी हमें कंटेम्पररी जो भी राइटर हैं उनसे मिलती नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। और यदि वह मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता तो कालांतर में 2 साल बाद में ही पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद में मोहम्मद गोरी जयचंद पर आक्रमण नहीं कर देता। और उसने जयचंद पर आक्रमण किया था। जयचंद बहुत बहादुरी से उस युद्ध के अंदर लड़ा था। वो तो यदि उसकी आंख में तीर ना लगे तो वो युद्ध जीतने के कगार पर लगभग पहुंच गया था। तो वो भी बातें धीरे धीरे जुड़ जाती है। बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको विलेन बनाने होते हैं तो उसको बना दिया गया। बात अपने इतना याद रखना, अपने काम की बात इतनी है आपकी। कोई कभी 20 शब्दों में 50 शब्दों में पूछेगी चौहान और गढ़ वालों के बीच डिस्प्यूट के क्या कारण थे, तो आप बता देना। समझ में आई बात आपके? 3 चीजें पढ़ी हमने कि घर में नागार्जुन अपर गंगे और भंडानक, पड़ोसी चंदेल, चालुक्य और गहडवाल। अब कौन बचे? विदेशी। विदेशियों की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी नाम का व्यक्ति वहां गजनी के अंदर शासन संभालता है।
गौर प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के पीछे गोरी है। गजनी अफगानिस्तान के अंदर जगह बनती है, वहां के ये लोग राजा बनते हैं। कालांतर में यह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कहते हैं शुरुआत में इसने गुजरात पर अटैक किया था, सिंध वाले रास्ते से होते हुए गुजरात की तरफ गया था। 1178 के अंदर ये गुजरात पर आक्रमण कर देता है। भीम सेकंड, जैसे हम मूलराज सेकंड के नाम से भी जानते हैं, वह उस समय गुजरात का राजा हुआ करता था। हम आगे और पढ़ेंगे, जब चालुक्य में पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में थोड़ी और बातें बताऊंगा आपको। वह छोटा था, इसलिए उसकी मम्मी नायिका देवी उस समय शासन संभालती है। और 1178 में मोहम्मद गोरी के उस हमले को नायिका देवी न केवल रोकती है, बल्कि अबू की तलहटी के उस युद्ध के अंदर वो तुर्क सेना को भागने पर मजबूर कर देती है। मुझे इतिहासकारों पर बड़ी दया सी आती है कि वो इतने एक महान युद्ध को, जिसके अंदर महिला नेतृत्व करके मोहम्मद गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को वापस भगा देती है, मेन डिस्कोर्स के अंदर स्थान क्यों नहीं दे पाया? हम क्यों उस नायिका देवी को एज ए नायिका क्यों नहीं जानते हैं? जिस मोहम्मद गोरी के पर्चे बाद में हमारे इतिहास के अंदर बड़े बड़े तरीके से पढ़े जाते हैं, गिरदावलियां गाई जाती है, जिसके सेनापतित्व के कस्में ली जाती है, उसे एक महिला सेनापति ने अबू की तलहटी से आगे नहीं बढ़ने दिया था। मोहम्मद गोरी को लगा यार इस साइड से नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अपने आसपास वाले इलाके जीतने शुरू किए। अफगानिस्तान से नीचे ढलेंगे तो पाकिस्तान वाला पंजाब बनाना शुरू होगा, उसने पाकिस्तान वाले पंजाब पे आक्रमण करना शुरू किया। लाहौर तक, मुल्तान, उच्च, इन जगहों पर उसने कब्जे करने शुरू किए। 1186 के आसपास तक जाते जाते वह चौहान साम्राज्य की सीमा को टच करने लग गया था। 1186 से लेके 1191 का जो 5 साल का टाइम है, इसमें चौहानों और गोरी के बीच में छोटी मोटी कई झड़पें होती है, जिन्हें हम कई जगह पढ़ते हैं 21 बार लड़े थे, कई जगह पढ़ते हैं 24 बार लड़े थे, कई जगह पढ़ते हैं हम 7 बार लड़े थे। हमारी लोक कहानियां कहती है कि 17 बार लड़े थे। अलग अलग कई बातें हैं, पर हिस्ट्री में हम जिन युद्धों को जानते हैं वो 2 युद्ध है जो कि हरियाणा के तराइन नाम के स्थान पर लड़े गए, जिनको कि हम तराइन का पहला युद्ध और तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1191 में और 1192 के अंदर हुए थे। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध हरियाणा के करनाल जिले के अंदर ये तारावड़ी या तराइन नाम की एक जगह है, जहां पर गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुए थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को आगे आमूलचूल परिवर्तन करने पर बाध्य कर दिया था। उनकी बात करेंगे हम। टसल का कारण यह हुआ कि जब वो आगे बढ़ रहा था, उसने पाकिस्तान वाले पंजाब तक कब्जा कर लिया था। अब वो भारत वाले पंजाब में एंट्री कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान को लगता था ये मेरी टेरिटरी है, और उसने एक जगह पर कब्जा कर लिया था, तबर हिंद। हम कहते हैं हमारे आज का भटिंडा है, पंजाब में जो भटिंडा नाम की जगह पड़ती है, हम कहते हैं कि उसका जो नाम था किसी टाइम में तबर हिंद हुआ करता था। और गोरी तबर हिंद पर कब्जा कर लेता है और अपने बंदे को यहां पर केयर टेकर बना देता है, काजी जियाउद्दीन। जियाउद्दीन का जिया लग गया हुआ यहाँ पे, तो उनको कहा कि काजी साहब आप यही जी लगाइए, इधर रहिए, अपने भटिंडा में रहिए, तबर हिंद के अंदर रहिए। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला तो पृथ्वीराज चौहान अपनी एक बड़ी सेना लेकर तबर हिंद की तरफ प्रस्थान करता है। जब गोरी को पता चला कि वो मेरे भटिंडा का किला छीनने के लिए आता, तो उधर से गोरी अपनी एक सेना लेकर आता है। तराइन के मैदान में उन दोनों, तराइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीतता है। पृथ्वीराज और गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ, जो कि तबर हिंद को लेकर हुआ,